So have you received? Yes, sir. And yesterday also I gave few notes. So have you received? Yes, yes, sir. Okay, Chris, Hers, Yes, sir. you have received? Yes, sir. अच्छा, तो वही कल क्या सब पढ़ाई किए थे जरा एक बार बताइए। आज मैच कैसा रहा जी? मैच था आपका? सर आज तो कैंसिल हो गया था सर, कल और परसों परसों है फिर। आज वाला कल है सर। ओ, ठीक है। कल क्या सब किए कल थे? सर हुआ था सर, डिबेंचर्स हुआ था, फिर इशू ऑफ हम्म डिबेंचर्स का जर्नल एंट्री बताए थे। हम्म। उसके तो बाद हाँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स, हम्म, ये उसको पूरा समझाए थे। क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स बताए थे। ये समझाए थे और ये मैंने इसका एक फोटो भी क्लिक करके भेज दिया था, तो उसको प्लीज उतार लीजिएगा अपनी नोटबुक में Yes, sir. और उसको एकदम रट जाइएगा। ठीक है मोनू, यू आर एब्सेंट इन लास्ट क्लास। Yes, sir. इट इज ऑनलाइन क्लास एंड इवन देन you take break from the class, please do not do so, क्योंकि Yes. क्योंकि दिक्कत हो जाएगा ना, फिर मेरा नहीं जी होगा, आप ही लोगों का हो जाएगा। जी। हम्म, ठीक है, एक भी क्लास मिस मत कीजिए। देखिए, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, आज हम लोग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग आज हम लोग इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी जानेंगे। और जी जैसे ही हमारा यूनिट खत्म होगा उसके बाद तुरंत it will be followed by one small, very small test. ओके। And regarding quiz or test, I have already explained to you that how would I conduct. मैंने बताया था ना? जी हाँ जी, तो उस दिन आपको वीडियो ऑन रखना है और मैं बोलूँगा टाइम स्टार्ट, तो स्टार्ट कर देना है और लिखने के बाद वो आपको अपना उसका फोटो तुरंत क्लिक करके भेज देना है मैम जी को। सर। और उस और उसके बाद फिर वो आपको कॉपी ले जा करके वो इंस्टीट्यूट में जमा कर देना। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? नो सर। अच्छा, देखिए, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जैसे हमने पहले पढ़ा कि कंपनी जो है वो जब कोई पेमेंट नहीं कर पाता है या नहीं करना चाहता है या नहीं करता है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। तो अब जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का है वो कंपनी को एम्पावर करती है, ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि जो फॉरफिटेड शेयर्स है उसको री इशू करने के लिए। तो कौन एम्पावर करता है? आर्टिकल्स, एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर, ये आपके पास नोट्स है, ठीक है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग। डायरेक्टर्स एक्वायर पावर टू री इशू फॉरफिटेड शेयर्स, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कौन एम्पावर करता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करता है। दे मे डू so by selling them to new purchaser for any amount they can obtain, which together with the amount forfeited। अब क्या है, जो फॉरफिटेड शेयर्स है किसी भी नए परचेजर, दूसरे परचेजर को कंपनी इशू करती है। और ये इशू करने के लिए, फॉरफिटेड शेयर्स इशू करने के लिए जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एम्पावर करता है कि दे कैन डू सो। ठीक है, अब इसका कुछ कंडीशन है। The amount forfeited on shares is not less than the called up value of the shares on the date। अब देखिए क्या बोल रहा है, टू न्यू परचेजर्स, दे कैन बी इशूड टू न्यू परचेजर्स फॉर एन any amount they can obtain, which together with the amount forfeited on shares is not less than the called up value of the shares।
तो उसका जो अमाउंट है वो कॉल्ड अप वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। द लायबिलिटी टू पे फ्यूचर कॉल्स इज टेकन अप बाय द परचेजर। अब जो नया परचेजर है, आपने सबसे पहले आपने फॉरफिट क्यों किया शेयर्स को? इसलिए फॉरफिट किया कि कोई somebody was unable to pay the amount, that's why you forfeited the shares. Now the new purchaser, जिसने खरीदा है उस शेयर जिसको इशू किया गया है, उसने क्या किया? द लायबिलिटी टू फ्यूचर कॉल्स, अभी जो फ्यूचर में जो कंपनी कॉल करेगी, दैट लायबिलिटी लाइज विथ द न्यू परचेजर, कि जब भी कंपनी कॉल करे न्यू परचेजर को पैसा देना होगा। जी If after reissue of forfeited shares some balance is left in forfeited shares account, जब आप शेयर्स को फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करते हैं और उसके बाद जब कुछ बैलेंस बच जाता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, दिस बैलेंस हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है, आप लोग दोनों बताइए। कैपिटल रिजर्व अकाउंट है ये। बैलेंस शीट आप लोगों ने देखा कभी? बैलेंस शीट देखा तो है। कहाँ पर देखा? 12th में पढ़े हैं सर। हाँ, where have you seen balance sheet? Not exactly remembering where, but sir, I've seen balance sheet. Haven't you seen the balance sheet in the book? Yes, yes, sir. In the book you have seen many balance sheets, Yes, and I mean, you are working with DSA. You are working with DSA, na? yes, yes, sir. Yes. So, when somebody approaches you for loan purpose, don't they submit you? Don't, if I am having a company and I have approached to you, or if I am an individual person, proprietorship I am having, if I approach to you for loan purpose, or you have approached me for any loan, then wouldn't you ask me the balance sheet of the company, the profit and loss account of the company? Of course, Yes, if I am a salaried person, then you would be asking me for 3 months or 6 months salary. salary and account statement. Would you not ask me? You will Yes, sir. ask me. But if you are sanctioning, if you are processing the loan of any company organization or any sole proprietorship, the first thing you would ask that, sir, do you have the balance sheet of the company of the previous year? Yes, sir. तो आपको तो बैलेंस शीट देखना चाहिए पूरा, एकदम जो ऑडिटेड बैलेंस शीट होता है बना हुआ हार्ड, जरूर देखिए और मुझे बताइएगा, ठीक है? जी तो बैलेंस शीट में ये कैपिटल रिजर्व कहाँ आता है भाई? ये आता है लायबिलिटी साइड में। However, these forfeited shares which are not reissued, the forfeited amount related to them are not transferred. अब क्या बोल रहा है देखिए, those forfeited shares which are not reissued, अब फॉरफिट कर लिया है शेयर तो सब तो कंपनी नहीं इशू कर रही है, उसमें से कुछ कर रही है, लेकिन जिसका इशू नहीं हुआ है, नॉट रीइशूड, द फॉरफिटेड अमाउंट रिलेटेड टू देम, उससे रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है, आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बट आर शोन इन द बैलेंस शीट। आई बात समझ में पहले कि नहीं आई? पहले बताइए, नहीं आई तो पूछिए, बैठे मत सर रहिए। एक बार फिर से समझा दीजिए सर। बस तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं पूछूंगा कि नहीं आया समझ में तब पूछिए, उससे पहले आप पूछ लीजिए कि सर नहीं आया समझ में, ठीक है ना? देखिए, यस सर। फॉरफिटेड शेयर्स जितना है, मान लीजिए कि 10, एक फॉर एग्जांपल 10 फॉरफिटेड शेयर है, तो 10 फॉरफिटेड शेयर में से 10 का 10 भी पूरा फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी री इशू कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनी ने 8 फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू किया, लेकिन अभी भी मेरे पास में 2 फॉरफिटेड शेयर्स हैं जो इशू नहीं हुआ है, कंपनी ने इशू किया ही नहीं है।
अब ये कंपनी का मन है ना, वो नहीं किया है, कंपनी को मन होगा तो करेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दोज फॉरफिटेड शेयर्स विच आर नॉट री इशूड। तो जैसे हमारे केस में दो जो फॉरफिटेड शेयर्स है उसको री इशू नहीं किया गया है, ठीक है। द जी फॉरफिटेड अमाउंट रिलेटेड टू देम, हमारा जो दो शेयर 10 में से 8 फॉरफिटेड शेयर हमने री इशू कर दिया, लेकिन दो जो फॉरफिटेड शेयर बच गया और उसका जो अमाउंट है रिलेटेड टू देम आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बट आर शोन इन द बैलेंस शीट, लेकिन वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अब समझ में आया हर्ष? जी हाँ सर। और आपका वो उसमें के एस शो कर रहा है ना, मुझे क्रिस याद आ जाता है, नहीं नहीं इसलिए सर, मैंने केस। इसलिए मैंने एक बार क्रिस वो भी बोला था, के एस। ठीक है, चलिए मैं ऐसा अगर कुछ बोल दूं तो उसका आप समझ हाँ जाइए हाँ कि मैं ठीक आप है ही को सर। बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नाम हाँ मुझे सर। उतने याद नहीं रहते, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि याद रहे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन, कैन फॉरफिटेड शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट। आपके पास है ना जी नोट्स, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ बता रहा हूँ। यस सर फॉरफिटेड शेयर्स हाँ तो ये क्वेश्चन आ सकता है जी, तो इसको याद कर लीजिएगा। फॉरफिटेड शेयर्स issued at a can be discount. as issued at a discount, but the discount on the issue of such shares cannot exceed the amount earlier forfeited on such shares। ये भी ट्रिकी बात है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, जब लिखिएगा तो इसको नोट कर लीजिएगा, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या ऐसा लिख लीजिए अभी, फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी, ऊपर में टॉपिक दीजिए, कैन फॉरफिटेड शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट, नीचे में लिखिए यस फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी इशूड एट ए डिस्काउंट, नीचे में सेकंड पॉइंट डाल दीजिए, बट द डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ सच शेयर्स कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट अर्लियर फॉरफिटेड ऑन सच शेयर्स। अब उसका क्या मीनिंग क्या मतलब बोलता सर है? दूसरा पॉइंट का? हाँ देखिए क्या बोलता है, फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी इशूड एट ए डिस्काउंट, हमने पहले पढ़ा है, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट पार, पढ़ा है ना। जी हाँ सर। हाँ तो वही बोल रहा है कि इसको डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, लेकिन जो डिस्काउंट जो दिया जाएगा ऑन इशू ऑफ सच शेयर्स, वो आप कैनॉट एक्सीड द अमाउंट अर्लियर फॉरफिटेड ऑन सच शेयर्स, उसी शेयर्स पे जो आप फॉर, मान लीजिए एप्लीकेशन का मनी आया 1 रुपया करके, मान लीजिए 100 शेयर आपने इशू किया, जी अब 1 रुपया करके आपने जो है सो एप्लीकेशन पे अमाउंट मंगवाया, अब नेक्स्ट जो है सो 1 रुपया करके या 50 पैसे करके आपने एप्लीकेशन के बाद आप अलॉटमेंट पर मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पर किसी ने दिया नहीं, तो आपने क्या किया, शेयर को फॉरफिट कर लिया, तो 100 शेयर का जो 100 रुपया है उसको आपने फॉरफिट कर लिया। तो अब जो उसको आप डिस्काउंट में इशू कीजिएगा, तो आप तो सोचिएगा मेरे पास तो 100 रुपया आया हुआ है, तो उतना के बराबर मैं डिस्काउंट दे दूं, तो उसी के बारे में कह रहा है, कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट अर्लियर फॉरफिटेड ऑन सच, वो जो डिस्काउंट दीजिएगा ऑन इशू ऑफ सच शेयर्स वो एक्सीड नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। यस सर अब देखिए इसका कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, कुछ एंट्रीज है, ये एंट्री आपको आने चाहिए। पहला क्या है भाई, फॉर फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट पार, जो फॉरफिट हुआ है शेयर्स उसको एट पार में इशू किया जा रहा है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, मतलब क्या होता है, 10 रुपए का शेयर्स 10 रुपए में इशू किया, दैट इज कॉल्ड एट पार, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में इशू किया, दैट इज कॉल्ड एट इशूड एट ए डिस्काउंट, 10 रुपए का शेयर 12 रुपये में इशू किया, दैट इज कॉल्ड एट इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में क्या है जी,
विद अमाउंट रिसीव, जितना आपने रिसीव किया है कैश मनी वो आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट पेड और कॉल्ड अप वैल्यू। नरेशन हो जाएगा बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ, जितना अमाउंट है ये, मतलब ये सब एंट्रीज है और जो क्वेश्चन में रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है फॉर फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट ऑफ प्रीमियम 10 रुपये का शेयर है 2 रुपये। और 12 रुपये में हुआ इशू, मान लीजिए 100 शेयर है तो कितना हो जाएगा हर्ष, 10 रुपये का शेयर है, 12 रुपये करके 2 रुपये का प्रीमियम में आप इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपये का, और मान लीजिए 100 शेयर है तो 100 गुना 2 कितना हो जाएगा जी, 200। 200 रुपया आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 200 आ जाएगा, और 100 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 हाउ मच, 1000। 1000 आ जाएगा शेयर कैपिटल में, और बैंक में हो जाएगा 1000 प्लस 200, 1200 रुपया हो जाएगा बैंक में। आया एग्जाम्पल समझ में, ये आप ये नहीं दिया है वहां पर, मैंने समझाया आपको अलग से। समझ में आया कि नहीं जी? सर एक बार फिर से बताइएगा ना। देखिए मैंने कहा कि जब आएगा क्वेश्चन में कि फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम, प्रीमियम में इशू किया, अब ये बात जो मैंने बताया वो हर्ष को समझ में आ गया। अब हर्ष आप एक्सप्लेन कीजिए क्या समझ में आया आपको, बताइए। बिल्कुल सर, बताइए। जैसे सर 10 रुपया कोई शेयर और प्रीमियम पे इशू हुआ तो 12 पे इशू हुआ, 12 रुपया पे। हाँ 12 रुपया पे। तो जैसे 100 शेयर है तो 100 इंटू 10, तो वो चल जाएगा शेयर कैपिटल में। वेरी गुड। और जो 2 एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम जो अमाउंट है प्रीमियम रिजर्व में चल जाएगा। जो वेरी प्रीमियम गुड, एक्स्ट्रा लग रहा है आपका वो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम में चलेगा। हाँ, और दोनों मिलाकर के बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट में, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 200, 1200। आया मैम समझ में, मोनू मैम? यस सर। अच्छा अभी क्या है भाई, फॉर फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट। अब ये इसमें ऐसा एक सिचुएशन लीजिए कि 10 रुपये का शेयर 9 रुपया या 8 रुपया में री इशू हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये उसका एंट्री होगा। अब आपको एक शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट भी खोलना होगा। व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड, एक ऊपर में ये था कि सारा का सारा इशू नहीं हो सकता, ऐसा मैंने डिस्कस किया है पहले। और एक ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन, व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड, द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट बीइंग कैपिटल प्रॉफिट। अब देखिए ये भी आ सकता है एक छोटा क्वेश्चन में, तो व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड, अगर मान लीजिए 100 शेयर्स को फॉरफिट किया है और सबको रीइश्यू भी कर दे रहा है, द क्रेडिट बैलेंस इन द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस फॉरफिटेड अकाउंट में वो तब कैपिटल रिजर्व हो जाता है, इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और उसका एंट्री क्या हो जाएगा जी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, शेयर, हाँ कैपिटल। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, उसको बनाइए, समझिए और मुझे समझाइए। मोनू विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन दैट यू आर हैविंग, प्लीज एक्सप्लेन। रीड फर्स्ट, try to understand yourself, then make me understand, because since you were absent yesterday and you missed the opportunity of explanation, but today you have got the opportunity. Yes sir. I don't know whether you are considering it as an opportunity और ऐसा समझ रहे कि I have been trapped, चलो फंस गए, अब तो बताना ही पड़ेगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो बताइए।
बोलिए। ये क्वेश्चन या कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 26 पढ़िए ना जी। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार एंड देयर री इशू। क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए, समझिए, मुझे समझाइए। BS100 forfeited equity shares of ₹100, ये वाला ना सर? हाँ 100 जी। each for non-payment of first and final cost. बोलिए। Equity shares ₹100 each. First call. Equity shares capital account 100 shares into 100 called up shares sir. Debited. 100 into 100 10,000 हो जा रहे हैं यहाँ पे। बोलिए। जी, to share forfeiture account हो जा रहा है 100 shares into 50 paid shares, क्योंकि वो रीइश्यू किए गए हैं to C for ₹70 per share fully paid। यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज किए गए सर, वो है फर्स्ट एंट्री है इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसमें जो डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट है 100 शेयर्स into 50 paid ₹50 of to equity share first and final account 100 shares into 50 unpaid। जी, यहाँ पे ये these 100 equity share of ₹100 per share product for future non-payment of equity share first and final account। आ रहा समझ में हर्ष? हर्ष हाँ सर। आ रहा समझ में? हाँ सर। देखिए, हल्का वो जो समझा रही आ रहा समझ में आपको? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। These 100 forfeited equity shares of ₹100 each for non-payment of first and final call of ₹50 are reissued to C for ₹70 per share fully paid up। गिव जर्नल एंट्री। अब देखिए, सबसे पहले आपको फॉरफीचर वाला एंट्री पास करना होगा। 100 शेयर है, ₹100 करके है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। पहले कॉल जो है वो मतलब वो पहला किया, वो पहला ही कॉल जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, ठीक है। ₹50 दर से वो नहीं दिया, तो जिस वजह से फॉरफीचर हो गया। अब उसको री इशू किया जा रहा है सी को ₹70 पर शेयर पे, तो उसका पास करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे इसको बताया है कि 100 शेयर है, ठीक है, और ₹50 के रेट से जो है सो फॉरफीचर मतलब वो नहीं पेमेंट किया तो फॉरफिट किया गया, तो 50 into 100 दैट इज अनपेड। अनपेड शेयर हो गया हाउ मच टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज हाउ मच 5000। टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना है भाई? 100 शेयर ₹50 दर से 5000। तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, पहला कॉल में भी ₹50 हो गया और दूसरा जो फाइनल कॉल था उसमें भी ₹50 दर से मंगाया, दोनों ही नहीं दे पाया, जिस वजह से फॉरफिट हुआ। तो 5000 5000 कितना हो गया जी? इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। आ रहा है समझ में सर हर्ष? तो यहाँ तो लिखा हुआ सर 50 पेड हम्म, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 100 shares into 50 पेड। being 100 equity shares of rupees 100 per share called up forfeited due to non payment of equity share and fund फर्स्ट एंड देखिए 100 है ना, तो 100 में 50 रुपया पहला कॉल है, फर्स्ट कॉल, एंड 50 यस रुपीज जो है वो सेकंड कॉल है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो 50 रुपया पहला कॉल पे और दूसरा कॉल पे जो 50 रुपया है, दोनों मिला करके 100 रुपया हुआ। तो किसी पर्सन ने वो दोनों कॉल नहीं दे पाया, तो जिस वजह से तो उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। आया समझ में? ठीक है। हाँ सर, वो तो समझ गए हम। हाँ, अभी फिर ये सर यहाँ पे 50 पेड तो पेड नहीं किया ना, पे नहीं कर पाया ना। नहीं कर पाया ना, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹50। 50 पेड कहाँ पर लिखा है जी? वो वाला है टू शेयर फॉर फ्यूचर में लिखा हुआ 50 पेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो अनपेड लिखा हुआ है ही है। हम्म, हाँ, समझ गए सर। वो आप 70 वाला बोल रहे हैं, 70 रुपया? नहीं 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 सर, 50 वाला ही बोल रहे थे। तो 50 में कहाँ पे लिखा हुआ है, जरा मुझे भी बताइए। वो जो है ना सर, समझ इक्विटी गए शेयर सर, समझ गए। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 100 shares into 50 हाँ पेड, हाँ हाँ वो हाँ, लिखने में कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर्स का 100 फुल्ली पेड अप हो जाएगा 10,000। अभी वो देखिए री इशू कर रहा है ना जी, 70 रुपये करके जी यस सी को। तो क्या हो यस जाएगा, सर। मतलब पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स इंटू मल्टीप्लाइड बाय ₹70, 7,000। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर जो कर रहे हैं 3,000, दोनों मिला के 10,000 हो गया। बीइंग 100 forfeited shares of ₹100 each fully paid up reissued at 70 per share। अब ये मैंने बताया था, पहले डिस्कस किया था कि भाई इसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, बोला था मैंने। हाँ सर। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,000। बिंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर। नीचे में देखिए वर्किंग नोट, जी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना है जी? 5,000। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है ना जी ऊपर में, यस 5,000। और डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना है जी? 3,000 है सेकेंड एंट्री में। जी दोनों का बैलेंस 2,000 आया, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब एक ऊपर में जो दिया हुआ है आपका ट्यूटोरियल नोट्स, उसको पढ़िए तो एक बार मोनू, कैपिटल ठीक रिजर्व है, के बारे में दिया है, पढ़िए तो। जस्ट मोमेंट सर। इलस्ट्रेशन की जो ऊपर है सर। जी जी, ये जो प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट वाला है। आई एम रीडिंग, ओके। कैपिटल रिजर्व इज फॉर्म्ड ऑन रीइश्यूड फॉरफिटेड शेयर्स। अब कैपिटल रिजर्व कब बनता है? जब फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है। when shares are forfeited when shares are forfeited, amount received on these shares is gain to the company। जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है तो कंपनी के लिए क्या हो जाता है? वो गेन हो जाता है। एंड when shares are reissued, company generally suffers loss। समझ रहे हैं? जब शेयर फॉरफिट कर लेती है तो क्या हो जाता है? गेन होता है, और उस गेन को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल गेन हो गया वो। एंड व्हेन इट इज रीइश्यूड, कंपनी जनरली सफर्स लॉस, क्योंकि पेड अप जो कैपिटल है माइनस इशू प्राइस, इशू कर रहे हैं कम पे डिस्काउंट पे, तो लॉस हुआ। बाय रिसीविंग लेसर देन द पेड अप वैल्यू ऑफ यस सर, शेयर्स। In this way, calculate gain per share after forfeiture and reissue. The gain is multiplied by the number of shares। उसका फॉर्मूला दिया है, आप देख लीजिएगा। टोटल
नाउ गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स का क्या होता है? टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, जितना टोटल फॉरफिट हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस अमाउंट with which share forfeited amount was debited at the time of reissued। तो यही चीज को, जो फॉर्मूला ऊपर में है, उसी चीज को नीचे में कैलकुलेट करके 2000 लाया है। In case of partial reissue, only proportionate amount of share capital account after meeting loss on reissue of such shall be transferred to capital account। अभी देखिए, अब बैलेंस शीट में कहा जाता है कैपिटल अकाउंट, कहाँ दिखाया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट इज शोन एट द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज ए सेपरेट आइटम अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट में एक आइटम आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसी के अंदर में इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये जो है आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट दिखाया जाता है। और क्या दिया है जी नोट में? अच्छा हर्ष, कल मैंने डिस्कस किया था ना प्रोराटा अलॉटमेंट। यस सर। प्रोराटा अलॉटमेंट में सिंस मोनू वाज एब्सेंट, सो मैं अभी बता देता हूँ एक बार छोटा सा एग्जांपल देके। मोनू, ऐसा है कि प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? when a company go for public issue, ठीक है, and the shares are oversubscribed, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है? The problem comes of allotment of shares arises because see you cannot like say if you have issued 1000 shares and you have received applications for let's say 15,000 shares, are you getting my point? Yes, sir. तो आपने 1000 शेयर इशू किया है, लेकिन एप्लीकेशन आ गया आपको 20,000 का, ठीक है। अब आप सबको तो नहीं दे सकते हैं, तो कंपनी कैन नॉट अलॉट ऑल द शेयर्स अप्लाइड बाय देम, ठीक है ना। किसी ने 1000 शेयर ही आपने इशू किया और किसी ने मान लीजिए कि 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो 5000 शेयर आप दे सकते हैं उसको क्या? नहीं दे सकते। तो उस केस में आता है जी प्रोराटा अलॉटमेंट। इन सच अ केस the company make pro rata allotment to the applicants. Now in this case what happens? In case of pro rata allotment, each class of applicant receives the shares in proportionate to shares applied for. Are you getting my point? For example, if shares issued are 40,000, अगर 40,000 शेयर्स इशू किया गया है एंड शेयर्स अप्लाइड आर 60,000, कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किया और एप्लीकेशन से आ गया 60,000 का, ऐसा आप समझिए, यानी कि ओवर सब्सक्राइब हो गया। इन दैट सिनारियो द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स अप्लाइड टू अलॉटमेंट इज क्या हो जाएगा? 60,000 to 40,000, which means 6:4 और 3:2। कहने का मतलब जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 2 शेयर मिला। आपको समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। हाँ, तो ये हमने डिस्कस किया था एक, तो जान लीजिए। आ सकता है एग्जाम में या नहीं आ सकता है, तो फिर भी आप जानिए। हर चीज एग्जाम के लिए ही पढ़े ऐसा जरूरी नहीं है, ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए क्या? जी। क्यों हर्ष? हाँ सर। एक और मैंने नोट दिया है जी आप लोगों को, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब जरा बताइए हर्ष, ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है जी? मैंने डिस्कस किया है मुझे लगता है। I am giving you 2 minutes. I am taking 2 minutes break. Okay. Okay. But you people do not take. You read. You read the theory part. Okay. And I will just join within 2 minutes. Sure.
Yes. Have you read? यस सर। बोलिए भाई, क्या है ये मैंने पहले बताया था आपको। हाँ सर। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? प्रेफरेंस शेयर। हाँ, क्या होता है? क्या होता है, बोलिए। सर कंपनी में दो टाइप का शेयर होल्डर रहता है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक कॉमन कॉमन शेयर होल्डर, स्टॉक शेयर होल्डर, कॉमन स्टॉक मत होल्डर, बोलिए, इक्विटी इक्विटी बोलिए। इक्विटी। इक्विटी स्टॉक होल्डर। हम्म। तो सर फिर? हम्म। प्रेफरेंस शेयर में ये होता है कि जैसे अगर कंपनी वाइंड अप किया हम्म। तो जो डिविडेंड होता है वो पहले प्रेफर किया जाएगा वो प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर को, शेयर होल्डर अच्छा। को। पहला प्रेफरेंस मतलब वही लोग को रहेगा, वही लोग को वो दिया लोग को जाता पहले क्लियर होगा। हम्म। They have got the preferential rights over यस सर। others. इतना याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। The है। preference यस सर। shareholders have got the preferential rights over others. So according to section 43 of the Companies Act 2013, अभी Companies Act 2013 चल रहा है भाई, इसको याद रखिएगा। यस सर। जहां जहां 1956 लिखा है, 1956, वहां पे 2013 कर तो लीजिएगा। और हाँ, अब ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मैंने पहला क्लास में बताया था कि कंपनी में बी लिमिटेड बाय शेयर्स, मे बी लिमिटेड बाय गारंटी, मे बी लिमिटेड बाय व्हाट, शेयर्स एंड गारंटी बोथ, ठीक है। मींस यस दैट यस सर। दैट means that part of the issued share capital of the company which carries or would carry a preferential right, ठीक है। अभी ऐसा भी आता है एग्जाम में कि, या ऐसा भी डेफिनेशन आता है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स। ऐसा आपने लिखा हुआ कहीं पाया है? नहीं सर। हाँ, ऐसा भी रहता है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है भाई? तो रहेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स। मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री वो मंत्री है जो राष्ट्रपति नहीं है। सिंपल सा बात। ऐसा भी रहता है, बहुत सारा बुक में मैंने पढ़ा है, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। यस तो तो ये भी एक याद रखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल व्हिच कैरीज और वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट विद रेस्पेक्ट टू प्रेफरेंशियल राइट किस बात का उसको मिलता है भाई? तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चाहे वो फिक्स्ड अमाउंट में हो या किसी और रेट से हो, वो उसको एक प्रेफरेंस मिलता है। दूसरा जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उस टाइम में रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, उसका जो कैपिटल है उसको पहले उसका रीपेमेंट होगा ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल पेड अप, ये सब याद रखिए, ठीक है। Deemed to have यस whether or not there is a preferential right to the payment of any fixed premium. Capital shall be deemed to have preference capital notwithstanding that it is entitled to either or both of the following rights, namely पहला क्या है, that in respect of dividend, in addition to preferential right, the amounts specified in clause A, ये जो ऊपर में है, ये भी है ना ऊपर में, तो A वाला, it has a यस right सर। to participate। अब क्या हुआ, कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं सर। Right to participate whether fully or to a limited extent with capital not entitled। देखिए, राइट टू पार्टिसिपेट मतलब क्या होता है जी? राइट टू पार्टिसिपेट मतलब वोटिंग राइट हुआ। वोट, कंपनी का मीटिंग होता है, कंपनी फॉर्मेट में मीटिंग होता है, उस मीटिंग में जो मेंबर्स हैं उनको बुलाया जाता है वोट करने के लिए। इफ यू आर शेयर होल्डर्स, यू विल बी कॉल्ड अपॉन बाय द कंपनीज टू वोट in the meeting, and by voting the management is selected, the top management is selected, you know,
Yes, sir. These things happen in the company format. ठीक है, तो राइट टू पार्टिसिपेट का मतलब वही हुआ। फिर क्या है, दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल in addition to the preferential right to the repayment on a winding up, the amounts specified in clause B। अब clause B में जो अमाउंट दिया हुआ है, it has a right to participate whether fully or to a limited extent। अब जरा इसको पढ़िए तो हर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़िए इसको। According to Section 55 of Companies Act 2013, after the commencement of this Act, no company limited by shares shall issue preference shares which are irredeemable. ठीक है, In other अब जो है, words, अब सुनिए, इरिडीम मैंने ऐसा प्रेफरेंस शेयर साहब इशू हो ही नहीं सकता है जिसको रिडीम नहीं किया जा सके। yes, आया समझ में? Yes, yes, sir. ये जहाँ पे आवाज आ रहा है ना, वहां से थोड़ा सा अलग हट जरा सा बैठिए ना, नहीं तो डिस्टर्ब आपको भी होता रहेगा आवाज में। जिसके मैंने नॉइज आसपास में है, जरा सा अलग हो जाइए ताकि आपको भी नहीं आएगा आवाज। हाँ पढ़िए। इन अदर वर्ड्स, now no company can issue redeemable preference shares if articles of associations of a company limited by shares authorities the company issue ऑथराइज, preference authorizes the company हाँ, the में company इशू may issue प्रेफरेंस शेयर। preference shares which are liable to be redeemed अब within अभी a देखिए, period not कंपनी का जो exceeding आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वही ऑथराइज करता है, और वहीं से अथॉरिटी मिलता है कंपनी के जो जो ये सब काम करते हैं। कंपनी के जो पर्सन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैनॉट वर्क ऑन इट्स ओन। सो टू yes फंक्शन, फॉर अ कंपनी टू फंक्शन, इट नीड्स सर्टेन पीपल टू वर्क विद। ठीक है, तो जो yes लोग काम करेंगे तो उनको क्या करेगा, ये ऑथराइज करेगा। इसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करने के बाद द कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर लायबल टू बी रिडीम्ड। 20 साल से अधिक समय नहीं होना चाहिए, 20 साल तक में रिडीम हो सकता है, वैसा प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है अगर उसको yes बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज किया है तो। ठीक है, अब yes क्या, sir हाउएवर अ कंपनी इंगेज्ड इन द सेटिंग अप एंड डीलिंग with of infrastructural projects may issue preference shares for not period exceeding for a period exceeding 20 years but not exceeding 30। अब देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव है। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो बनाती है, बहुत सारी कंपनी है जो yes इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। अब उस केस में वैसी कंपनी 20 साल से अधिक और 30 साल तक मैक्सिमम 30 साल के लिमिट पीरियड तक का प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। कर सकती है और रूल का ये इशू का रूल क्या सब है जी, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 30 साल के लिए कौन कर सकता है, और 30 के बाद जो है सो मैक्सिमम है, नॉर्मल केस में 20 साल है। और yes जो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है ना, कि कुछ भी मान लीजिए पुल बन रहा है, हाँ कुछ रोड बन रहा है, कुछ बड़ा सा कुछ खड़ा हो रहा है, आपको ब्रिज बन रहा है, ऐसा कुछ, तो उसमें बहुत इंटेंसिव हैवी कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। टाइम भी चाहिए, कुछ एक्सपर्टीज भी चाहिए, टेक्निकल नहीं चाहिए बनाने में। yes sir तो Yes, उसमें sir. उसमें हैवी, वो सब में हैवी कैपिटल चाहिए। तो हैवी कैपिटल के लिए 30 साल तक का समय दिया है। अब देखिए इशू का क्या होता है, रूल्स ऑफ इशू। नंबर 1, सबसे पहले कंपनी मोड में स्पेशल रेजोल्यूशन भी होता है, कंपनी में पास होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये सब कंपनी का जो बिजनेस है ना, कंपनी का जो बिजनेस मतलब कंपनी में जो डिसीजन लिया जाता है। बिजनेस मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट डिसीजन, दोज डिसीजन are taken or company takes decisions based on the resolution passed। मान लीजिए कंपनी को एक अकाउंट भी खोलना होगा बैंक में, ठीक है। अच्छा, नाउ yes आई जस्ट रिमेम्बर, yesterday I gave you an assignment, Hers, to see the check
and check leaf and understand and then discuss me what all you have seen. Have you seen a check leaf or checkbook? You remember yesterday we talked about check? Yes sir. तो आज तक आपने चेक देखा नहीं है, तो आपने चेक देखा घर में? घर नहीं में सर, आपका? देखे तो थे। हाँ, है सर, चेकबुक है। नहीं नहीं, है होगा ही। तो है देखे सर। थे मतलब क्या, वो देखे कि कितना बड़ा है वो चौड़ाई लंबाई में और क्या कलर है वो देखे? नहीं कि सर। उसमें लिखा हुआ जो क्या है वो मैंने देखने बोला था, क्या सब रहता है उसमें? सर पेई का नाम रहता है, हम्म। और फिर आपका बियरर का नाम रहता है, बियरर रहता है, रुपी रहता है, हम्म। सिग्नेचर का कॉलम रहता है, अकाउंट नंबर हम्म। लिखे रहता है, डेट हम्म। डेट लिखे रहेगा, हम्म। और और सर चेक नंबर लिखे रहेगा। ठीक है। और और सर बैंक का देखे नाम थे? लिखे रहेगा सर। आप देखे है ना? कल देखे होंगे। हाँ कब सर, देखे आप? कल देखे सर। कल देखे ना। और क्या रहता बताइए? वेरी गुड। और सर बैंक का नाम रहेगा, सेविंग्स अकाउंट लिखे रहता है। हम्म। सेविंग चेक है, सेविंग अकाउंट का, तो वो लिखा रहेगा। हाँ, MICR नंबर रहेगा। MICR नंबर रहता है। हाँ सर। IFSC कोड रहेगा। बैंक का ब्रांच का नाम रहेगा। ब्रांच ब्रांच का एड्रेस रहेगा। तो यस कल बेयरर वाला बात था, नेकेड डिवेंचर मैंने करवाया था कल। सर। और यस सर। बेयरर डिवेंचर, ट्रांसफरेबल डिवेंचर, ये सब किया था ना जी। तो ये यस बात उठा था, तो सर, मैंने बताए थे पूछा था, सर। आपको एग्जांपल दिया था चेक का, तो वो तो आप नहीं बता पाए थे, फिर मैंने आपको बताया। तो देखे तो फायदा हुआ ना उसी बहाने। हाँ सर। तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, इट इज नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर दैट और स्पेशल रेजोल्यूशन शुड हैव पास्ड इन द जनरल। कंपनी का जो जनरल बॉडी का मीटिंग होता है उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन। तो मैं कह रहा था कि कंपनी को अगर बैंक में अकाउंट भी खुलवाना है ना, तो उसके लिए कंपनी को एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। मोनो इज वर्किंग इन DSA, दिन शी शुड नो दैट फॉर a company format, even a small decisions are uh, taken on the basis of passing resolution। जी। जी, तो आपको जब भी कुछ कीजिएगा कंपनी फॉर्मेट में, तो आपको रेजोल्यूशन मंगाना होता है। फिर नो डिफॉल्ट इन पेमेंट, फिर भाई कंपनी को कुछ इसमें कुछ डिफॉल्ट भी नहीं होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ सच इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट आइदर इन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन प्रेफरेंस। ना तो पेमेंट का, ये डिविडेंड का पेमेंट में कोई डिफॉल्ट होना चाहिए, और ना ही रिडम्पशन वाला केस में होना चाहिए। तीसरा क्या है जी? डिटेल्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अ कंपनी इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स शैल सेट अप इन द रेजोल्यूशन द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटिंग टू सच शेयर्स। पहला, द प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो कंपनी है issuing preference shares shall set out in the resolution में लिखेगा the priority with respect to the payment of dividend or repayment of capital in comparison to equity shares। ठीक है। नंबर 2, B, the participation in surplus fund। नंबर C, the participation in surplus assets। इसको पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्या है जी? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसको पढ़िए तो मोनू। Yes, sir. According to Section 55 of Companies Act 2013, the following conditions have been लेड। laid down in regard to redemption of preference shares. One is source of redemption. No redeemable preference shares shall be redeemed except out of the profits of the company which would otherwise be available for dividend or out of the procedure. ये सब सारा जितना हम लोग सम बनाएंगे ना, उसमें सब आएगा। देखिए, नो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी रिडीम्ड except out of the profits of the company which would otherwise be available for dividend or out of the proceeds of a fresh issue। तो ये क्या कह रहा है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी रिडीम
जो कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, ठीक है, नो Yes. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वहीं से उसका रिडम्पशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फुली पेड शेयर्स। No redeemable preference shares shall be redeemed unless they are fully paid. फुली पेड, ठीक है। Number three is फुल्ली पे provisions. फुल्ली पेड अप होना चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं होना चाहिए। पार्टली पेड अप मतलब आपने कॉल ही नहीं किया तो क्या है वो पार्टली पेड अप हुआ, या किसी पार्टी ने पेड नहीं किया तो दैट इज पार्टली। 10 रुपया का है तो 10 रुपया उसका फुल्ली पेड अप हो जाना चाहिए। सो नो, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में जी। हर्ष, Okay, sir. कैन द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बी रिडीम्ड इफ दे आर पार्टली पेड अप? तो लिखिएगा नो, No. इट कैनॉट बी रिडीम्ड, ओनली अ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, ऐसे लिखना होगा आप। Yes. तो ये सब याद रखिए सब। अगला Okay. पढ़िए। Number three is provisions of capital redemption reserve रिजर्व, account. आप Where आपको एक redeemable आपको एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होगा। पहले हमने बनाया है ना, अभी जो हम लोगों ने पहले कुछ सम किया उसमें बनाया था ना, उसमें निकाला था ना कैपिटल yes, रिजर्व। हाँ, sir. तो वही वही बोल रहा, बोलिए पढ़िए। Where redeemable preference shares are हम्म proposed to be redeemed out of the profits of the company, there हम्म shall be transferred out of such profits a sum equal to the nominal amount of such shares to be redeemed हम्म to a reserve हम्म to be called the capital redemption reserve account, the applications of which reserve is restricted, and if it is applied, Where, एक मिनट, where redeemable preference shares are proposed to be redeemed out of the profits of the company, जहां पर ये प्रपोज किया जाता है कि उसका प्रॉफिट जो कंपनी का उससे रिडीम करना है, देयर शैल बी ट्रांसफर्ड आउट ऑफ, उस प्रॉफिट में से एक कुछ सम जो है, कुछ अमाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट में। अकाउंट कितना तरह का होता है? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, याद आ रहा है? yes, sir. Sir. Such shares to be redeemed टू रिजर्व टू बी कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। प्रॉफिट से कुछ पैसा को ट्रांसफर करना होगा। कहां पर ट्रांसफर करना होगा जी? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। पढ़िए। द एप्लीकेशन ऑफ विच रिजर्व इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इज अप्लाइड बियॉन्ड द पर्पस गिवन इन सेक्शन 55। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या है जी? वो ऐसा रिजर्व है जिसमें कंपनी के प्रॉफिट से अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। क्यों किया जाता है कि क्यों किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, पढ़िए। In regards to payment of premium on redeemable preference shares, the following provisions are given. Companies complying with prescribed accounting standards What do you mean by accounting standards, ma'am? What is accounting standards? बोलिए। Your syllabus, if you have the syllabus, just a minute, with you, there is AS14 in your syllabus somewhere. Unit 5 you can see. देख रहे हैं? है सिलेबस पास में? देखिए, एएस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंट जो बनता है उसका ऐसा नहीं कि बस अपने से बही खाता लिए, कॉपी लिए, लिखने लग गए बैठ करके कि हाँ भाई उससे इतना लिया, उसको इतना दिया, उससे इतना पाना है, उससे उतना घटाना है, उससे इतना ये लिया, ऐसा नहीं होता ना। देर आर सर्टेन रूल्स। AS1 accounting standard 1 is what? Disclosure of accounting policy. AS2 is cash flow. AS2 is valuation of inventory. AS3 is cash flow statement. ये सारा AS मैंने याद किया था जब मैं पढ़ता था। AS मतलब अकाउंटिंग। AS14 है आपका अकाउंटिंग फॉर व्हाट? ये आपको पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर मर्जर या अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। AS स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कुछ रूल्स है, उसी के हिसाब से अकाउंट्स बनता है।
In case of such class of companies, as the case may be, the whole financial statements comply with the accounting इंडिया में जो भी है जो भी फर्म है कंपनी है वो एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, एक ही फॉर्मेट फॉलो करता है। ये नहीं कि आप बना रहे हैं कोई हिसाब से, मैं बना रहा हूँ कोई हिसाब से, हर का कंपनी बना रहा है कोई हिसाब से, और हम लोग सबको ही जा करके दे रहे हैं। आपको आपको आप जो अकाउंट्स बनाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जमा करना पड़ता है, इनकम टैक्स में जमा करना पड़ता है, बैंक में जमा करना पड़ता है, आपको क्रेडिटर्स को दिखाना होता है, आप और कहीं कोई मांगा है कंपनी जो है आरओसी में जमा करना पड़ता है। तो सबका फॉर्मेट एक ही होना चाहिए। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. तो इसलिए एएस जरूरी है। In case of such class of companies as may be prescribed and whose financial statements comply with the accounting standards prescribed for such class of companies under section 130, if any premium is payable on redemption, then it shall be provided for out of the profits of the company before the shares are redeemed. दूसरा पॉइंट क्या है? कंपनीज नॉट फॉलिंग अंडर the above point, the premium payable on redemption shall be provided for out of the profits of the company or out of the company's securities premium. ठीक है? Yes. ठीक है, यहीं तक रखिए। Okay, जो भी sir. पढ़े हैं उसको Okay, sir. पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए।